आज हम करेंगे वर्ण विचार। सबसे पहले देखेंगे वर्ण होता क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब जहाँ से शब्द शुरू होते हैं, जैसे क ख ग शब्द के फिर भी हम टुकड़े कर सकते हैं। जैसे राम है, राम को जब अलग अलग किया जाता है उसको हम तोड़ सकते हैं, जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस अ। लेकिन जो वर्ण है इसके टुकड़े नहीं हो सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है, या जिस रूप में हम वर्ण को लिखते हैं उसे अक्षर कहा जाता है। जैसे अ उ ए ग ज आदि, यानी कि कोई भी वर्ण हमारा अक्षर कहलाता है और उसके टुकड़े कभी भी नहीं हो सकते। उसके बाद वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो समूह होता है वो व्यवस्थित होना चाहिए, तभी वो वर्णमाला कहलाता है। जैसे पहले स्वर उसके बाद व्यंजन आने चाहिए। ये ना हो कि पहले व्यंजन आए उसके बाद स्वर हो तो वर्णमाला कहलाएगा नहीं। वर्णमाला कब कहलाएगा? जब पहले स्वर आएंगे उसके बाद व्यंजन आ जाएंगे। स्वर क्या क्या होते हैं? जैसे अ आ ई उ ए, ये जो हमारे स्वर हैं, हमारी मात्राएं होती हैं, ये हमारे स्वर होते हैं। और क ख ग ये हमारे सारे व्यंजन होते हैं। क से लेकर ह तक हमारे व्यंजन होते हैं। उसके बाद वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण के दो भेद किए जा सकते हैं। सबसे पहला है स्वर, उसके बाद व्यंजन। जैसे हमने पीछे बात की स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, हम आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। विस्तार हमारा कैसे होगा? स्वर और व्यंजन का। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। और जिनको उच्चारण करते हुए, यानी कि जिनको बोलते हुए हवा मुख से बिना किसी रुकावट के, यानी कि हम बिना किसी रुकावट के उसको बोल सकते हैं, यानी हमारी जो मात्राएं होती है हमारे सारे स्वर होते हैं। और स्वर हमारे हिंदी में कितने होते हैं? 11। इनमें मेन बातें क्या होती हैं? स्वर्ण पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, यानी कि इनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। री का उच्चारण सामान्यतः री के रूप में होता है। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों जैसे ऋण, ऋषि आदि में होता है, यानी कि जो री ऋषि वाला होता है उसकी मात्रा उसको हम री में ही उच्चारण करते हैं। औ की ध्वनि आ और ओ के बीच की है, यानी कि इसके ऊपर मात्रा नहीं होती है लेकिन उसको ओ का स्थान ही दिया जाता है। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण करने में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉलेज आनी, यानी कि आवाज तो हमारी ओ की आ रही है लेकिन आ के ऊपर खाली चांद है, लेकिन इसके ऊपर ध्वनि कौन सी आएगी? हमारी ओ की। स्वर के भी आगे कितने भेद बताएंगे हम। स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं स्वर के। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम या एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि छोटी मात्राओं वाले जो स्वर होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, जैसे क के साथ अ लगेगा तो क के साथ ई लगेगा तो की, क के साथ ऊ लगेगा तो कु, क के साथ री लगेगा तो क्री। ये हमारे कौन से स्वर हो गए? ह्रस्व। उसके बाद दीर्घ। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दीर्घ यानी कि बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, ह्रस्व यानी कि जो छोटी मात्राओं वाले होते हैं उनसे डबल समय, उनसे दुगना समय जो लगता है उसे क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं। आ ई उ ए ओ, यानी इनको बोलने में हमारी मात्राएं, जो हमारा जो बोलने का टाइम है, हमारा समय है, वो दुगना लगता है। उसके बाद प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी कि इसको ह्रस्व को थोड़ा समय लगता है, दीर्घ को उससे दुगुना और प्लुत को उससे 3 गुना समय लगता है। इन्हें लिखते समय उसी स्वर के आगे ये 3 का चिन्ह लगा हुआ है, यानी इसको अ का ही लगाते हैं, चिन्ह अंकित कर दिया जाता है। जैसे उनका अर्थ है 3 गुना समय। जैसे ओम, यानी हम लंबा करके बोलते हैं, अ का आ रहा है, आवाज आ रही है। हे राम, यानी किसी को बुलाने के लिए। ये स्वर आजकल प्रचलन में नहीं है। इस तरह हम देख पाएंगे कि आज हम जो स्वर के जो भेद हैं 3 तो होते हैं, लेकिन हमारे जो प्रचलन में है वो 2 ही होते हैं, एक पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। उसके बाद मात्रा। व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं, यानी कि जो स्वर किसी व्यंजन के साथ लगता है, यानी कि जो भी स्वर लगता है उसके साथ वो मात्रा बन जाती है।
जैसे कि स्वर कोई भी लगा, जैसे ये सारी मात्राएं हैं हमारी, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ई की छोटी ई की मात्रा होती है, ऊ है छोटा ऊ आ गया, उसके आगे शब्द बनाए हुए हैं, जैसे अ से कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब उसके साथ स्वर के व्यंजन के साथ लगते हैं तो ये अपने आप में उसको पूरा कर देते हैं। ई है क के साथ वी, कवि, यानी कि शब्द बनाए हुए हैं कि कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। अ की मात्रा कोई नहीं है, ई की छोटी की, ऊ की छोटा ऊ, री की री, ए की ऐसी मात्रा, ओ, आ, ई, उ, ए, ओ, यानी कि सारे शब्द बनाए हुए हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह स्वर व्यंजन में ही मिला रहता है। जैसे कि क के साथ अ लगा तो खाली क बना, ये हमारा व्यंजन है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, उसके साथ हलंत लगा होता है, लेकिन जब उसके साथ स्वर लग जाता है तो वो उसको पूरा बना देते हैं। उसके बाद अयोगवाह। स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी माला में 2 वर्ण और भी हैं, जैसे कि अंग और अंगय। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसलिए इन्हें स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि ये स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। ना ये स्वर है ना ही व्यंजन है, परंतु इनकी स्वतंत्र ध्वनि है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। यानी कि ये स्वर में तो आते हैं, लेकिन उनमें गिना नहीं जाता। ना ये स्वर गिने जाते, ना ही व्यंजन गिने जाते हैं, क्योंकि ये उनके साथ होते हुए भी अपने आप में इनकी अपनी स्वतंत्र ध्वनि होती है, यानी कि इनकी अलग से मात्राएं होती हैं। जैसे इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन्हें वर्णमाला में स्वर व्यंजन के मध्य रखा जाता है, यानी कि स्वर हमारे जो अ आ वाले होते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं, इन दोनों के बीच में जो ये अंग और अंगय करते हैं वो उनको बीच में रखा जाता है, तो इनको क्या बोला जाता है? अयोगवाह। क्या बोला जाता है? अयोगवाह। उसके बाद अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इन्हें चंद्र बिंदु चिन्ह से प्रकट किया जाता है, यानी कि जिनको बोलने के लिए जब हम उसको बोलते हैं तो हमारी जो मुंह से निकलने वाली हवा है, हमारी जो मुंह से निकालते हैं, साथ उसके साथ साथ नाक से भी निकलती है। आप इसको बोलकर देखो, जैसे ऊंट, आंख, चांद, इनकी जो मात्रा है वो हमारी क्या हो गई? चांद बिंदु हो गई। विशेष इसमें लिखा हुआ है, यदि शिरो रेखा के ऊपर मात्रा हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग है। जैसे गेंद यानी कि अगर ऊपर कोई मात्रा है, जैसे अब ये गेंद लिखा हुआ है, ग को एक ही मात्रा है, लेकिन पूरी आवाज आ रही है कि अनुनासिक का ही प्रयोग होना है, तो खाली बिंदी लगती है। इसके साथ चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, इसके साथ खाली बिंदु लगेगा, लेकिन गिना किस में जाएगा? वो अनुनासिक में ही गिना जाएगा। उसके बाद अनुस्वार। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसमें मुंह के साथ नाक से निकलती है, लेकिन अनुस्वार में केवल नाक से निकलती है और इसका जो चिन्ह है वो बिंदु का होता है, जैसे गंगा, चंचल, संत आदि। उसके बाद विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों तक सीमित है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह विसर्ग है, जैसे कि प्राय, अतः, शनय। अगर आप संस्कृत अब पढ़ोगे, जैसे संस्कृत में इसको ह का जो ध्वनि होती है, जब हम किसी शब्द के पीछे लगाते हैं तो इसका जो उच्चारण है वो ह के रूप में होता है। उसके बाद हमने सारे स्वर किए, उसके बाद हमने अब आई व्यंजन की बारी। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है, यानी कि जिन व्यंजनों को बोलने के लिए वायु का प्रवाह, यानी कि जो हमारी हवा है रुककर, घर्षण यानी कि रुक जाते हैं बोलते हुए, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण सदैव स्वर की सहायता से ही होता है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं अपने आप में पूरे नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, इनको पूरा होने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तभी ये पूरे किए जाते हैं। जैसे क नीचे है हलंत। हलंत मतलब यानी कि ये क आधा है, हम क आधा ऐसा लिखते हैं, लेकिन हिंदी में क आधा लिख के नीचे हलंत का मार्क किया जाता है, तो इसको आधा मान लिया जाता है। और इसके साथ अ जब जोड़ा जाता है, अ स्वर जुड़ जाता है, तो ये अपने आप में फिर पूरा बनता है। उसी तरह से अन्य व्यंजन है। व्यंजन के भेद। हिंदी में कुल 36 व्यंजन हैं, 36 व्यंजन हैं। इनमें आगत व्यंजन यानी कि ज, इसको ज पढ़ते हैं, ज भी शामिल है। इनके मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श से होता है, यानी कि इनको बोलने के लिए इन जगहों की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम जब बोलते हैं तो ये चीजें उनको स्पर्श करती हैं।
इनके वर्ग निम्नलिखित हैं, जैसे क ख ग है, इसको कवर्ग बोल देते हैं। च छ ज चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से है वो दिया गया है। जैसे कि कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है तो उसको कंठे बोला जाता है। चवर्ग का तालु है तो उसको तालवे बोल देते हैं। टवर्ग का मूर्धा मूर्धन्य बोल देते हैं। तवर्ग दांत दंते बोलते हैं। पवर्ग का ओष्ठ यानी कि होठ से और उसको ओष्ठे बोल देते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, परंतु श्वास में रुकावट कम होती है, यानी कि हमारी जो हवा है वो कम रुकती है। ये कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन, कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण रगड़ और घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है, यानी कि हम बोलते हैं हमारा जो वायु है हमारी घर्षण से उत्पन्न यानी कि रगड़ से उत्पन्न होती है। ये 4 हैं, श, श, स, ह। आगत व्यंजन, अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दों से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज वर्ग का प्रयोग होता है, जैसे जरा, जैबरा, जबरदस्त, बाजार। यानी कि हमारे हिंदी से हटकर जो दूसरी भाषाओं के जो शब्द आते हैं उनको उच्चारण बोलते हुए उसका ज बना देते हैं। ये हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगा है। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप लोगों को पता है कि श, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, यानी कि 2 व्यंजनों को मिलाकर व्यंजन बनते हैं। अक्ष क और श से मिलकर बनता है। ज्ञ ज और न को मिलकर बनता है। त्र, त और र को, श्र, श और र को, यानी कि इनको मिलाकर 2 व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद व्यंजन गुच्छ, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ उच्चारित किए जाएं इन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। यानी कि जब एक आधा होता है दूसरा पूरा होता है उनको एक लगातार बोला जाता है, इकट्ठा बोला जाता है। जैसे कलेश है, अब क आधा है, अगर ये पूरा होता कलेश बोलते हैं इसको, लेकिन अब ये आधा है तो इसको ल के साथ ही उच्चारण किया जाता है, जैसे क्लेश, क्या, प्लेग, क्रम, यानी कि एक साथ ही इनको उच्चारण किया जाता है, तो इनको हम व्यंजन गुच्छ बोलते हैं। द्वित व्यंजन, जब 2 समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि पक्का, यानी कि एक आधा है दूसरा पूरा है। बिल्ली, ल में भी ऐसा हुआ। सज्जन, आधा ज फिर पूरा ज। इसी तरह से पन्ना, लस्सी, डिब्बा, लड्डू। उसके बाद वर्ण विच्छेद, शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी कि जब हमारा कोई शब्द दिया होता है और उनको जब अलग अलग करते हैं, उसको अलग अलग लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद। यानी कि स्वर अलग कर दिए, व्यंजन अलग कर दिए। अब जैसे कमल है, कमल में कोई मात्रा नहीं है लेकिन इसमें अ हमेशा रहता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब जैसे कमल है, क में हलंत आ गया, जमा अ, ये हमारा स्वर हो गया, क्योंकि जो व्यंजन है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। फिर म फिर आधा आया, उसके साथ स्वर आ गया। फिर ल, फिर ये आधा है उसके साथ फिर स्वर आ गया। इसी तरह से अस्पष्ट, आगे जो अ पूरा ये अपने आप में ये स्वर है, फिर आधा स दिया हुआ है तो स आधा है, उसके बाद अ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरा नहीं है, तो आधा सा मतलब आधा ही व्यंजन था, ये आधा स आधा व्यंजन था, इसमें अ नहीं प्रयुक्त हुआ। तो श है, प है, सॉरी, प में आधा प प्लस अ आ गया, फिर आधा षटकोण आ गया, श आ गया, आधा ही इसमें अ नहीं आएगा, प्लस ट प्लस अ। इसी तरह से आगे ही बना हुआ है विज्ञान, अध्यापक, स्वास्थ्य, रक्षक, चम्मच, स्वरूप। इसी तरह से हम वर्ण विच्छेद करेंगे और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।